अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, हमने वेट कर लिया, काफी 5 मिनट वेट कर लिया, जितने पर्सन ज्वाइन करना था कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई एंड थ्योरी जी। बेसिकली ये मैकग्रेगर की थ्योरी है। डगलस मैकग्रेगर जो कि एक मैनेजमेंट प्रोफेसर था एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1950 to 60। So basic theme है पहले। So the idea that a manager's attitude has an impact on employee motivation was originally proposed by Douglas McGregor, a management professor at the Massachusetts Institute of Technology during 1950s and 60s. Okay, the idea that a manager's attitude has an impact on employee motivation. कहता है ये idea कि manager का attitude that has an impact on employee motivation. The idea that a manager's attitude has an impact on employee motivation was originally proposed by Douglas McGregor. मैनेजर के एटीट्यूड का क्या इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉय की मोटिवेशन पे? बेसिकली ये आइडिया किसने प्रपोज किया था? डगलस मैकग्रेगर ने। दैट वाज अ मैनेजमेंट प्रोफेसर एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग 1950s and 60s. In his 1960 book, The Human Side of Enterprise, McGregor proposed two theories by which managers perceive and address employee motivation. 1960 में एक बुक इशू हुई थी मैकग्रेगर की, जिसका नाम था द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। मैकग्रेगर ने उसमें दो थ्योरीज प्रपोज की थी अबाउट हाउ द मैनेजर perceive and address employee motivation. He referred to these opposing motivational methods as the theory X and theory Y management. उसने इन दो theories को theory X और theory Y of management का नाम दिया था. He assumes that the manager's role is to organize resources, including people, to best benefit the company. दोनों में एक कॉमन बात अज्यूम की जाती है कि मैनेजर का रोल बेसिकली क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो ऑर्गेनाइज करे रिसोर्सेज को, लोगों को इंक्लूड करे, एंड देन बेस्ट बेनिफिट द कंपनी, और कंपनी को किसी तरह से बेस्ट बेनिफिट पहुंचाए वो। However, beyond this commonality, the attitudes and assumptions they involve most people, and they will attempt to avoid whenever possible. कहता है वर्क जो होता है बेसिकली काम डिसटेस्टफुल टू मोस्ट पीपल, वो बहुत लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नापसंदीदा होता है। ठीक है, वो काम करना नहीं चाहते।
एंड दे विल अटेम्प्ट टू अवॉइड वर्क व्हेनेवर पॉसिबल, और वो क्या करेंगे कि वर्क अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, यानी काम से जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे जब भी पॉसिबल हुआ, यानी कि कोई भी ऐसा मौका उनके हाथ चला से उन्हें काम अवॉइड करना पड़े वो अवॉइड करेंगे, वो काम करने को पसंद नहीं करते। सेकेंड, most people are not ambitious, have little desire for responsibility and prefer to be directed। फिर कुछ पीपल होते हैं वो बहुत ज्यादा जो दे आर नॉट एम्बिशियस, उनका कोई एम्बिशियस नहीं होता, बेसिकली वो कोई गोल अचीव नहीं करना चाहते। दे हैव लिटिल डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत कम जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। एंड प्रेफर टू बी डायरेक्टेड, और उनकी प्रेफरेंस क्या होती है, दे शुड बी डायरेक्टेड, यानी उनको डायरेक्शन दी जाए, वो अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करना चाहते। मोस्ट पीपल हैव लिटिल एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिविटी इन सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। ठीक है, मैं नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा, फिलहाल आप क्लास पे तो लें। मोस्ट पीपल हैव लिटिल एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिविटी इन सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। अब ऑर्गेनाइजेशन में आए रोज कोई ना कोई मसले आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अराइज करती रहती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका क्रिएटिविटी लेवल बेसिकली बहुत लो होता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहते। ये 3 पॉइंट्स तो आप लोग रीड कर लें, अगर कोई इशू हो तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ये दोबारा से। अ, आगे चलते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट है कि मोटिवेशन अकर्स ओनली एट द फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी लेवल्स ऑफ मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। अच्छा, motivation occurs at the physiological and security levels. Basically, it occurs at the physiological level. Physiological level से क्या मुराद है? Basically, physically relating to the body, and security levels of Maslow's hierarchy of need. अब Maslow's hierarchy पढ़ चुके होंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मोस्ट पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, as a result they must be closely controlled and often coerced to achieve organizational objectives। अब बेसिकली कुछ लोग जो होते हैं वो सेल्फ सेंटर होते हैं, अपनी जात से मतलब रखते हैं, बेसिकली दे आर काइंड ऑफ सेल्फिश। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशनल में ऐसे लोगों के साथ, बेसिकली उनको किस तरह डील करते हैं कि दे मस्ट बी क्लोजली कंट्रोल, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए क्लोजली, यानी बार बार उन पे कंट्रोल रखना चाहिए। एंड आर ऑफन कोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और उनको क्या करना चाहिए, दे मस्ट बी कोर्स। कोर्स से मुराद बेसिकली क्या होता है, कंपेल, यू मस्ट कंपेल देम, यू मस्ट फोर्स देम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। वो चूंकि सेल्फ सेंटर होते हैं इसलिए उनको ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट से
कोई लेना देना नहीं होता, वो जस्ट अपने जात तक जो है ना अपने फवाइद और बेनिफिट को महदूद रखते हैं। तो आपको उनको कंट्रोल करना पड़ता है और उनको फोर्सफुली अचीव करवाने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मोस्ट पीपल रिजिस्ट चेंज, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चेंज को रिजिस्ट करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आ गया, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज हो उसको वो रिजिस्ट करते हैं, चेंज को पसंद नहीं करते। मोस्ट पीपल आर गलिबल एंड अनइंटेलिजेंट, फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली अनइंटेलिजेंट होते हैं, गुलिबल यानी अहमक होते हैं। ठीक है, आपको उनको बार पर एक चीज समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, यानी कि उनका क्रिएटिविटी लेवल लो होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस लो होता है, और वो खुद कोई बात नहीं सोचते। Theory X assumes that the primary source of employee motivation is monetary, with security as a strong second. जैसे थ्योरी एक्स क्या अज्यूम करता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इज मॉनेटरी, बेसिकली जो प्राइमरी सोर्स है एम्प्लॉय मोटिवेशन का वो मॉनेटरी है। मॉनेटरी से मुराद क्या, रिलेटेड टू फाइनेंस है, विद सिक्योरिटी एज सेकंड, स्ट्रॉन्ग सेकंड। और सिक्योरिटी जो है वो सेकंड पॉइंट पे आती है, यानी कि जो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है वो हमारे पास फाइनेंस है, देन हमारे पास सिक्योरिटी आती है। अंडर थ्योरी एक्स वन कैन टेक हार्ड एंड सॉफ्ट अप्रोच ऑफ टू गेटिंग रिजल्ट। थ्योरी एक्स को फॉलो करते हुए या तो आप कोई हार्ड या फिर सॉफ्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं टू गेटिंग रिजल्ट, यानी तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने गोल्स किस तरह अचीव करते हैं, आया थ्रू हार्ड अप्रोच और थ्रू सॉफ्ट अप्रोच। इस पूरी थ्योरी को आप एक दफा रीड कर लें, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
नेक्स्ट चलते हैं। द हार्ड अप्रोच टू मोटिवेशन रिलाइज ऑन फोर्स, इम्प्लिसिट थ्रेट्स, माइक्रो मैनेजमेंट एंड टाइट कंट्रोल। अब हार्ड अप्रोच बेसिकली क्या होती है? इट रिलाइज ऑन फोर्स, ठीक है, इम्प्लिसिट थ्रेट्स एंड माइक्रो मैनेजमेंट। ये किस पे रिलाई करती है? इट रिलाइज ऑन द फॉलोइंग एजेंट बेसिकली। इसमें फोर्स होता है, ठीक है, आप फोर्सफुली कोई भी एक्ट करवाते हो उससे। इम्प्लिसिट थ्रेट्स, उसमें थ्रेट्स आ जाते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट आ जाती है, एंड टाइट कंट्रोल, बेसिकली पूरे सिस्टम का टाइट कंट्रोल आ जाता है। इट इज एन एनवायरमेंट ऑफ कमांड एंड कंट्रोल। हार्ड अप्रोच में क्या होता है? बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल का एनवायरमेंट होता है, यानी कि ऊपर से कमांड आते हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं। द सॉफ्ट अप्रोच हाउएवर इज टू बी lenient and seek harmony in the hope that in return employees will cooperate when you ask. सॉफ्ट अप्रोच बेसिकली क्या होता है? लीनियंट होता है, ठीक है, उसमें नरमी आ जाती है, लीनियंसी आ जाती है। होता क्या है कि बेसिकली यू सीक हार्मनी इन द होप, आप उम्मीद करते हैं कि आप लीनियंट अप्रोच रखेंगे तो एम्प्लॉयज भी क्या करेंगे? आगे से कॉपरेट करेंगे। However, neither of these extremes is optimal, ठीक है, दोनों भी को ऑप्टिमल नहीं, कोई भी इनमें से ऑप्टिमल नहीं है ना। बिल्कुल हार्ड अप्रोच जो है वो मोटिवेशन को जो है बूस्ट कर सकती है, एम्प्लॉय मोटिवेशन को, और ना सॉफ्ट अप्रोच, ठीक है। द हार्ड अप्रोच रिजल्ट इन हॉस्टिलिटी, पर्पसली लो आउटपुट एट एक्सट्रीम यूनियन डिमांड, ठीक है। हार्ड अप्रोच से क्या होता है? बेसिकली हॉस्टिलिटी प्रोड्यूस होती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं आपके बारे में, ठीक है, जो हायर मैनेजमेंट होती है। पर्पसली लो आउटपुट, ठीक है, पर्पसली लो आउटपुट, अब वो जानबूझ के क्या करते हैं कि लो आउटपुट देते हैं, जो वर्क पोटेंशियल होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं। एंड एक्सट्रीम यूनियन डिमांड, और अपने डिमांड्स हैं वो ज्यादा बढ़ा देते हैं। The soft approach results in a growing desire for greater reward in exchange for diminished work output. लेकिन जो सॉफ्ट अप्रोच होता है वो उससे क्या होता है? ठीक है, क्यों एम्प्लॉयज की डिजायर बढ़ती रहती है, वो आगे से डिमांड बढ़ाते रहते हैं, और उनका जो वर्क आउटपुट होता है वो डिमिनिश करता रहता है, कम होता रहता है। यानी कि एक तरफ हार्ड अप्रोच में हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है, वो पर्पज लो आउटपुट देते हैं जानबूझ के, जो है ना, वर्क पोटेंशियल क्या करते हैं? कम कर देते हैं और अपनी यूनियन डिमांड बढ़ा देते हैं। जबकि सॉफ्ट अप्रोच में क्या होता है कि डिजायर बढ़ना शुरू हो जाती है और एम्प्लॉयज जो है वो डिमांड ज्यादा कर देते हैं, जबकि उनका वर्क आउटपुट जो है वो कम होता रहता है, डिमिनिश करता रहता है। Then we have McGregor argues that a need once satisfied no longer motivates. कहता है McGregor क्या कहता है कि एक that a need once satisfied, एक जरूरत जो कि पूरी हो चुकी है, और no longer motivates, वो आपको दोबारा मोटिवेट नहीं करती। The company uses monetary rewards and benefits to satisfy employees lower level needs. कंपनी क्या करती है? बेसिकली मॉनेटरी रिवार्ड, फाइनेंशियल रिवार्ड, इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से सैलरी के साथ साथ जो है बोनसेस एक्सेट्रा की सूरत में, एंड बेनिफिट्स टू सेटिस्फाई एम्प्लॉयज लोअर लेवल नीड्स। इसके थ्रू कंपनी क्या करती है कि जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं उनके लोअर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, यानी कि उनकी छोटी छोटी जरूरियात हैं बेसिकली वो फाइनेंस से रिलेटेड होती है और उसको पूरा करने की कोशिश करती है थ्रू मॉनेटरी रिवार्ड। Once those needs have been satisfied, the motivation disappears. Once those needs have been satisfied, कि वो needs सारी satisfy हो जाए, एम्प्लॉयज की वो जरूरियात सारी पूरी हो जाए, तो मोटिवेशन क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। CDX management hinders the satisfaction of higher level needs because it doesn't acknowledge that those needs are relevant in the workplace. थ्योरी एक्स जो है बेसिकली इट हिंडर्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ हायर लेवल नीड्स, तो जो हायर लेवल के नीड्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े बेसिकली जरूरियात हैं या डिमांड्स हैं, सही है, वो उनको सेटिस्फाई नहीं करती, बल्कि इट हिंडर स्टॉप करती है वो जरूरियात पूरा होने से। बिकॉज इट डजंट एक्नॉलेज दैट दोस नीड्स आर रेलेवेंट इन वर्क प्लेस, बिकॉज ये इस बात को कंसीडर नहीं करती कि वो सारे नीड्स जो हैं वो भी वर्क प्लेस में रेलिवेंट है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी नीड्स को भी पूरा किया जाना चाहिए, वो इस चीज को जरूरी ही नहीं समझते, एक्नॉलेज ही नहीं करते। As a result, the only way that employees can attempt to meet higher level needs at work is to seek more compensation. So predictably, they focus on monetary reward. अब क्या होता है? एज अ रिजल्ट उनकी जो हायर लेवल की नीड्स है उनको तो एक्नॉलेज नहीं किया जाता, कंसिडर नहीं किया जाता, तो जब कोई कंसिडरेशन नहीं दी जाती, द ओनली वे दैट एम्प्लॉयज कैन अटेम्प्ट टू मीट हायर लेवल नीड्स, तो जो एक ही तरीका बच जाता है, ठीक है, अपने हायर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करने का, मीट करने का, एट वर्क इज टू सीक मोर कंपनसेशन, के वो ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन बेसिकली ढूंढे, डिमांड करें। तो प्रिडिक्टिवली दे फोकस ऑन मॉनेटरी रिवार्ड, तो वो क्या करते हैं? बेसिकली अपने मॉनेटरी रिवार्ड पे ही फोकस करते हैं, यानी कि उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। While
money may not be the most effective way to self fulfillment. It may be the only way available. जहाँ पैसा बेसिकली एक इफेक्टिव वे नहीं होता सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए, यानी खुद को बेसिकली सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, या अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इट मे बी द ओनली वे अवेलेबल। ये चूंकि ज्यादा इफेक्टिव वे नहीं होता, बट एक ही वे अवेलेबल होता है जो कि यही होता है, तो और कोई हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं होता। पीपल विल यूज वर्क टू सेटिस्फाई देयर लोअर नीड्स एंड सीक टू सेटिस्फाई देयर हायर नीड्स ड्यूरिंग देयर लेजर टाइम। ठीक है, लोग क्या करेंगे, काम करेंगे अपने छोटे छोटे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और अपने हायर नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे लेजर टाइम में, यानी अपने फारिग वगैरह वक्त में। However, employees can be the most productive when their work goals align with their higher level needs. लेकिन एम्प्लॉयज तभी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, उनका वर्क बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है और फ्रूटफुल हो सकता है ओनली व्हेन देयर गोल्स अलाइन विद देयर हायर लेवल नीड्स। जब उनके गोल्स और उनके हायर लेवल नीड्स क्या करते हैं, मीट कर जाते हैं, यूनाइट कर जाते हैं, दे अलाइन। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर हम अपने एम्प्लॉयज के अपने एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव चाहते हैं और आप उनसे हायर वर्क पोटेंशियल एक्सपेक्ट करते हैं, देन यू हैव टू एक्नॉलेज देयर हायर लेवल नीड्स, और आपको उनके वर्क गोल्स और उनके हायर लेवल नीड्स को यूनाइट करना पड़ेगा। दोनों पैराग्राफ को रीड कर लें आप लोग। कोई मसला हो तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं।
होपफुली रीड कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। McGregor makes point that a command and control environment is not effective because it relies on lower needs for motivation. McGregor क्या कहता है कि कमांड एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट जो होता है वो इट इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज इट रिलाइज ऑन लोअर नीड्स फॉर मोटिवेशन। वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज इट रिलाइज ऑन लोअर नीड्स ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि ये रिलाई करता है लोअर नीड्स पे। बट इन मॉडर्न सोसाइटी दोज नीड्स आर मोर सेटिस्फाइड। मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब कोई मसला नहीं है, फिलहाल आप लोग क्लास कुछ नहीं। But in modern society, those needs are mostly satisfied and thus are no longer motivating. लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में बेसिकली जो लोअर नीड्स है वो सब के सब सेटिस्फाई होते हैं और उनको जरूरत नहीं होती, सो बेसिकली मोटिवेट नहीं करते हैं अपनी नीड्स। In this situation, one would expect employees to dislike their work, avoid responsibilities, have no interest in organizational goals, resist change. इस सूरत में क्या होता है बेसिकली सिचुएशन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? One would expect employees to dislike their work. Employees क्या करेंगे? They would dislike their work, avoid responsibility, ठीक है, वो गैर जिम्मेदार हो जाएंगे, responsibility avoid करेंगे। Have no interest in organizational goals. Organizational goals में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। Resist change, और वो चेंज को resist करेंगे। To McGregor, a steady supply of motivation seemed more likely to occur under theory management. To McGregor, a steady supply of motivation seemed more likely कि study supply से मुराद basically a continuous supply of motivation है, it seems more likely to occur under theory Y management. इस theory Y को फॉलो करते हुए जो है आपको एक steady supply of motivation जो है वो मिल सकती है, seems more likely। तो theory Y स्टार्ट करते हैं। छोटा सा पैराग्राफ है, एक दफा आप लोग इसको भी रीड कर लें, अगर पूरे थ्योरी एक्स में आपको कोई इशू हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, थ्योरी वाइज स्टार्ट करते हैं।
higher level needs of esteem and self-actualization are ongoing needs, but for most people are never completely satisfied. ठीक है. The higher level needs esteem and self-actualization. Higher level needs esteem and self-actualization for ongoing needs. ठीक है. ये दो ongoing needs are basically esteem and self-actualization. For the most people that are never completely satisfied, जो completely satisfied कभी भी नहीं होते, उसमें क्या आ जाता है, esteem आ जाता है और self actualization आ जाती है. As such, it is these higher level needs to which employees can best be motivated, और इन्हीं के through best motivate किया जा सकता है employees को. In strong contrast to theory X and theory Y, management makes the following assumptions. कहता है in contrast to theory X, in theory Y, management makes the following assumptions. थ्योरी वाई में ये assumption बनाए जाते हैं बेसिकली. नंबर वन, वर्क कैन बी एज नेचुरल एज प्ले इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल. अगर कंडीशंस फेवरेबल हो तो वर्क कैन बी एज नेचुरल एज प्ले. तो वर्क बेसिकली नेचुरल होता है. ठीक है. नेचुरल पोटेंशियल के साथ, नो नीड ऑफ कोर्जन. ठीक है. देन सेकंड पॉइंट है, पीपल विल बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव to meet their work and organizational objectives if they are committed to them. अच्छा, लोग क्या होंगे, बेसिकली सेल्फ डायरेक्टेड होंगे एंड क्रिएटिव होंगे. आपको उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी, कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होगी. वो खुद ही क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को मीट करेंगे इफ दे आर कमिटेड टू दैम, अगर वो कमिटमेंट रखते हैं. People will be committed to their quality and productivity objectives if rewards are in place that address higher needs such as self-fulfillment. कहते हैं लोग क्या करेंगे, दे विल बी कमिटेड टू देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव. वो प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है ना, और अपनी क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे, वर्क क्वालिटी देंगे आप. तो रिवार्ड्स आर इन प्लेस दैट एड्रेस हायर नीड्स सच एज सेल्फ फुलफिलमेंट. अगर रिवार्ड्स क्या करते हैं, बेसिकली वो हायर नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, सच एज सेल्फ फुलफिलमेंट. द कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी स्प्रेड थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन. कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी स्प्रेड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन सच केसेस क्रिएटिविटी जो होती है बेसिकली वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाती है. यानी कि आपके पास क्रिएटिव माइंड आना शुरू हो जाते हैं और सेल्फ डायरेक्टेड एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं. मोस्ट पीपल कैन हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज क्रिएटिविटी एंड इंजीनियरिटी आर कॉमन इन पॉपुलेशन. बहुत से लोग क्या करते हैं, दे कैन हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, बिकॉज क्रिएटिविटी एंड इंजेन्युइटी आर कॉमन इन द पॉपुलेशन, क्योंकि वो क्रिएटिव होते हैं, इंजेन्युइन होते हैं बेसिकली. अंडर दीज कंडीशंस पीपल विल सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी. और इन सब कंडीशन में क्या होगा कि लोग क्या करेंगे, दे विल सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन पॉइंट्स आप लोग रीड कर लें एक दफा. कोई पॉइंट ना समझ आया तो मैं रीड कर देता हूँ.
चलते हैं. Under these assumptions, there is an opportunity to align personal goals with organizational goals by using the employee's own need for fulfillment as the motivator. But in assumptions से basically क्या होता है? There is an opportunity to align personal goals with organizational goals. एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है टू अलाइन पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. बेसिकली जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पर्सनल गोल्स को हम अलाइन कर सकते हैं विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय यूजिंग एम्प्लॉयज ओन नीड्स फॉर फुलफिलमेंट एज द मोटिवेटर. बेसिकली बाय यूजिंग द एम्प्लॉयज ओन नीड्स कि एम्प्लॉयज की जो अपनी नीड्स है, हायर नीड्स है, ठीक है, फॉर फुलफिलमेंट एज द मोटिवेटर, जो भी उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक, उनको हम क्या कर सकते हैं? यूनाइट कर सकते हैं विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. नेक्स्ट हमारे पास ऊशी थ्योरी जी. During the 1980s, American business and industry experienced a tsunami of demand for Japanese products and imports. कहते हैं 1980s में क्या हुआ था? जो अमेरिकन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बेसिकली अमेरिकन मार्केट में डिमांड बढ़ गई फॉर जापानीज प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्ट्स, पर्टिकुलरली इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बेसिकली सबसे ज्यादा ये डिमांड बढ़ गई. Why were US consumers clamoring for cars, television, stereos and electronics from Japan? तो US consumers जो थे बेसिकली वो क्यों, they were craving for basically जो है ना कार्स, टेलीविजन, स्टीरियोज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जापान, वो हर तरह की चीज जापान से चाहते थे. टू रीजन, दो रीजन थे बेसिकली. नंबर वन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड नंबर टू, लो प्राइसेस. बेसिकली वो जापानीज प्रोडक्ट्स थे वो हाई क्वालिटी के थे एंड देन दे हैड लो प्राइसेस. The Japanese had discovered something that was giving them the competitive edge. जापानीज ने बेसिकली कुछ डिस्कवर कर दिया था जो कि उनको competitive edge दे रहा था. The secret to their success was not what they were producing, but how were they managing their people. बेसिकली उनके सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं था कि वो क्या या कैसे प्रोड्यूस कर रहे थे, बल्कि उनकी मैनेजमेंट उनका सीक्रेट था जो कि उनको कंटिन्यूसली सक्सेस पे सक्सेस दिए जा रहा था. Japanese employees were engaged, empowered, and highly productive. वो क्या थे? बेसिकली empowered थे, highly productive थे, and engaged to their work. ठीक है. Management professor William Oshii argued that the Western organizations could learn from their Japanese counterparts. Dr. William Oshii ने क्या, basically he argued that जो Western organizations हैं, they could learn from the Japanese counterparts. वो सीख सकते हैं किससे? Japanese से, counterparts से. Although born and educated in America, Oshii was of Japanese descent and spent a lot of time in Japan studying the country's approach to workplace, teamwork, and participative management. कहता था ऊशी जो था बेसिकली डॉक्टर विलियम ऊशी, वो पैदा और एजुकेटेड तो अमेरिका में हुए थे, उनकी एजुकेशन वगैरह सब कुछ अमेरिका से थी, लेकिन वो चूंकि जापानीज थे, डिसेंट उनका जापानीज था, बेसिकली ही वाज फ्रॉम जापान एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन जापान स्टडीइंग द कंट्रीज अप्रोच टू वर्कप्लेस. उन्होंने बहुत सारा टाइम जापान में गुजारा, क्या स्टडी करते हुए? द अप्रोच टू वर्कप्लेस, टीम वर्क एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. देयर अप्रोच टू वर्कप्लेस, टीम वर्क एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, उन्होंने वहाँ की मैनेजमेंट, ठीक है, वहाँ के वर्कप्लेस और टीम वर्क को स्टडी किया. द रिजल्ट वाज थ्योरी जी, डेवलपमेंट बियॉन्ड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. उन्होंने क्या किया? एक थ्योरी फॉर्मुलेट की, थ्योरी जी, दैट वाज बियॉन्ड डेवलपमेंट of theory X and theory Y that blended the best of Eastern and Western management practices. और जो ईस्टर्न और वेस्टर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से, ठीक है, उनका एक ब्लेंड था बेसिकली ये थ्योरी. Ushi's theory first appeared in his 1981 book Theory Z, How American Management Can Meet Japanese Challenge. ये इस नाम से उन्होंने एक बेसिकली बुक लिखी, ठीक है, हाउ अमेरिकन मैनेजमेंट कैन मीट जापानीज चैलेंज, कि अमेरिकन मैनेजमेंट कैसे जापानीज चैलेंज को मीट कर सकती है, और उसमें अपनी थ्योरी जी उन्होंने सजेस्ट की. द बेनिफिट ऑफ थ्योरी जी, Ushi claimed, would be reduced employee turnover, increased commitment, improved morale and job satisfaction, and drastic increase in productivity. Basically, Ushi ने क्या क्लेम किया इस थ्योरी में? रिड्यूस्ड एम्प्लॉय टर्नओवर, का एम्प्लॉय टर्नओवर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि मोनेटरली या फाइनेंशियली उनका टर्नओवर जो होगा वो रिड्यूस होगा.
इंक्रीज कमिटमेंट, एम्प्लॉयज की कमिटमेंट जो है वो इंक्रीज होगी, इंप्रूव मोरल, उनका मोरल अप होगा बेसिकली पहले से। एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, वो अपने जॉब से सेटिस्फाई होंगे। और ड्रास्टिक इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, और जो उनकी प्रोडक्टिविटी होगी वो बेसिकली ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी। हाँ, दोनों पैरा को आप लोग डिलीट कर लेंगे तो इश्यू हो तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाँ ना। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। Should he stresses the need to help workers become generalists rather than specialists, ठीक है। शुरू भी कहता है that it stresses the need to help workers become journalists, ठीक है। वो क्या किस चीज का स्ट्रेस देता है, बेसिकली emphasize करता है the need to help workers become journalists, वर्कर्स जो है वो जर्नलिस्ट हो जाए rather than स्पेशलिस्ट होने की बजाय। बेसिकली जर्नलिस्ट क्या होता है, ताकि वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अपना वर्क पोटेंशियल शो कर सके इंस्टेड ऑफ जस्ट a narrow spectrum, ठीक है। It views job rotations and continual training as a means of increasing employees' knowledge of the company. ये क्या करता है, it means job rotations पे stress देता है and continual training as a means of increasing employees' knowledge of company. And continual training, ठीक है कि, और continuous training जिससे क्या होगा, as a means of increasing employees' knowledge, इससे employees का knowledge बढ़ेगा of the company and it processes while बिल्डिंग अ वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज। और उनसे क्या होगा, बेसिकली उनके स्किल्स और एबिलिटीज जो होंगे वो इंक्रीज होती रहेंगे, यानी कि जॉब रोटेशन होगी और कंटिन्यूस ट्रेनिंग होगी थ्रू विच उनके स्किल्स और एबिलिटीज बढ़ाई जा सकती हैं और कंपनी के बारे में उनका नॉलेज इंक्रीज किया जा सकता है। सिंस वर्कर्स आर गिवन मच मोर टाइम टू रिसीव ट्रेनिंग, रोटेट थ्रू जॉब्स एंड मास्टर द intricacies of the company's operations, promotions tend to be slower. Since workers are given much more time, वर्कर्स को ज्यादा टाइम दिया जाता है टू रिसीव ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देने में, ठीक है, रोटेट थ्रू देयर जॉब रोटेशन में एंड मास्टर्स एंड टू मास्टर द इन केसेस ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस। और कंपनी में जो जो कम्प्लेक्सिटीज आती हैं बेसिकली उनके ऑपरेशन में, उन सबको मास्टर करने में, तो प्रमोशन टेंड्स टू बी स्लोअर। इससे क्या होता है कि प्रमोशन जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, यानी कि उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। The rationale for the drawn out time frame is that it helps develop a more dedicated, loyal, and permanent workforce. Basically, इस drawn out time frame से क्या होता है, हमारे पास एक ही consequence produce होता है इन सारे इस सब प्रोसेस से। It helps develop a more dedicated, loyal, and permanent workforce.
कि हमारे पास जो वर्क फोर्स क्रिएट होती है वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होती है, कमिटेड होती है, बेसिकली लॉयल होती है एंड परमानेंट होती है, विच बेनिफिट्स द कंपनी, जो कि एट द एंड क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करती है, कंपनी को बेनिफिट करती है, द एम्प्लॉयज को बेनिफिट करती है, एंड मीनवाइल द अपॉर्चुनिटी टू फुली डेवलप देयर करियर एट वन कंपनी, और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है सो दे कैन फुली डेवलप देयर करियर, ताकि वो अपने करियर को फुली डेवलप कर सके उसी कंपनी में। Employees rise to a higher level of management, it is expected that they will use curiosity to bring up, train and help their employees in similar fashion. जब एम्प्लॉयज क्या करते हैं, दे राइज टू अ हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जब वो प्रमोट हो जाते हैं टू द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, दे यूज थ्योरी जी, कि वो थ्योरी जी को यूज करेंगे बेसिकली टू ब्रिंग अप, ट्रेन एंड डेवलप देयर एम्प्लॉयज इन सिमिलर फैशन। तो वो क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को भी इसी फैशन में ट्रेन करेंगे, डेवलप करेंगे, और उनके बेसिकली जो सारा प्रोसेस होगा वो उनके साथ रिपीट करेंगे। इस पैराग्राफ को रीड कर लें आप, अगर कोई इशू हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। उसी थ्योरी, लास्ट पैराग्राफ बेसिकली वी थ्योरी का, उसी थ्योरी वी मेक सर्टेन assumptions about workers, ठीक है, उसी थ्योरी में भी कुछ assumptions वर्कर्स के बारे में बनाई जाती हैं, ठीक है। One assumption is that they seek to build cooperative and intimate working relationships with their co-workers. पहली assumption क्या होती है कि they seek to build cooperative and intimate working relationships, तो अपने वर्कर्स के साथ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, इंटीमेट वर्किंग रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, बेसिकली अपने वर्कर्स को क्लोज रखा जाता है। इन अदर वर्ड्स, एम्प्लॉयज हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एफिलिएशन, एम्प्लॉयज स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं फॉर एफिलिएशन के लिए, यानी कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएट होने के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए डिजायर रखते हैं। Another assumption is that workers expect reciprocity and support for the company. दूसरा क्या है, वर्कर्स क्या करते हैं, expect reciprocity and support from the company. वर्कर्स बेसिकली सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी उनको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, एंड दे विल, द कंपनी विल रेसिप्रोकेट देम। यानी कि उनके वर्क पोटेंशियल के एक्सचेंज में जो बेसिकली वर्क फोर्स को प्रोवाइड करेंगे, उनके एक्सचेंज में उनको रिवार्ड करेगी, रेसिप्रोकेट करेगी और सपोर्ट करेगी। अनदर, अकॉर्डिंग टू थ्योरी जी, पीपल वांट टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। थ्योरी जी के मुताबिक लोग जो है वो एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, एंड दे वैल्यू अ वर्किंग एनवायरनमेंट in which things like family, culture and tradition are considered to be just as important as the work itself. और उनको ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना अच्छा लगता है जहाँ पे फैमिली, कल्चर, ट्रेडिशन एक्सेट्रा को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए जितनी कि वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को दी जाती है। Under theory G management, not only do workers have a sense of cohesion with their fellow workers, they also develop a sense of order, discipline, and more obligation to work hard. Basically, theory G of management इसको क्या होता है? It is assumed that not only workers do have a sense of cohesion, कि workers का just sense of cohesion नहीं होता to their fellow workers. Sense of cohesion से मुराद basically क्या होता है? Cooperation, sense of cooperation है, तो वो अपने fellow workers के साथ मिलकर काम करे, team work। सिर्फ वही नहीं होता बल्कि दे आल्सो डेवलप अ सेंस ऑफ ऑर्डर, डिसिप्लिन, वो सेंस ऑफ ऑर्डर और डिसिप्लिन डेवलप करते हैं अपने दरमियान, एंड मोर ऑब्लिगेशन टू देयर टू वर्क हार्ड, और वो एक ऑब्लिगेशन प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं टू वर्क हार्ड, यानी वो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत को ऑब्लिगेटरी बनाते हैं अपने लिए। फाइनली थ्योरी अज्यूम्स दैट गिवन द राइट मैनेजमेंट सपोर्ट, कि अगर उनको राइट मैनेजमेंट सपोर्ट दी जाए, वर्कर्स कैन बी ट्रस्टेड टू डू देयर जॉब to their utmost ability and look
after for their own and others well-being. तो अगर वर्कर्स को बेसिकली मैनेजमेंट की तरफ से फुल राइट सपोर्ट दी जाए तो आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं सो दैट दे विल डू देयर जॉब टू द अटमोस्ट एबिलिटी, कि वो अपनी अटमोस्ट एबिलिटी के साथ वर्क करेंगे, अपनी तमाम वर्क पोटेंशियल आपको प्रोवाइड करेंगे और फुली प्रोडक्टिव रहेंगे आपके साथ, एंड लुक आफ्टर देयर ओन एंड अदर्स वेलबींग, और अपनी और दूसरों की वेलबींग का ख्याल रखेंगे। इस पैराग्राफ को रीड करने फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो रीड कर लिया, अगर आपको इसमें मेरे को इशू है तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, ये नोट्स है, ये आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे आज, इसकी टेंशन ना लें। तो व्हाट आर दी 14 पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश ग्रामर। पंक्चुएशन कर लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 14 punctuation marks that are commonly used in English grammar, ठीक है, they are period, question mark, exclamation point, comma, semicolon, dash, hyphen, parenthesis, bracket, braces, etc. apostrophe। तो पहला है पीरियड, फुल स्टॉप। पीरियड हम कहाँ यूज करते हैं? इट इज प्लेस एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस किसी भी तरह की स्टेटमेंट गॉट टू बी कंप्लीट आफ्टर मेनी एब्रिविएशंस, ठीक है, उनके एंड पे हम फुल स्टॉप या पीरियड जो है उनको प्लेस करते हैं। इट शोज द कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस की कंप्लीशन को शो करता है। जैसे एज सेंटेंस एंडर, फॉर एग्जांपल एक केस है कि एज सेंटेंस एंडर हम इसको यूज कर रहे हैं। जेन एंड जैक वेंट टू द मार्केट, जेन और जैक मार्केट गए। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ही गेव मी बुक्स, ही गेव मी बुक्स, ये सेंटेंस तो कंप्लीट है तो हमने यहाँ पे सेंटेंस एंड कर दिया विद द फुल स्टॉप। शी वर्क्स एट होम, वो घर पे काम करती है। and then again sentence under full stop. It is used after an abbreviation, इसको हम abbreviation के बाद भी यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हर सन जॉन जोन्स जूनियर। अब ये जे आर जो है बेसिकली जूनियर का एब्रीविएशन है, तो उसके एंड पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। बस बॉर्न ऑन December 6, 2008, और दिसंबर का हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसमें भी हम फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं। जनवरी इज द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो जनवरी कि हम शॉर्ट फॉर्म उसकी एब्रीविएशन ले रहे हैं तो एब्रीविएशन के एंड पे हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ एब्रीविएशन जिस तरह के यूएनओ, यूके, यूएसए एक्सेट्रा, उनके दरमियान हर लेटर के दरमियान बेसिकली हम ये पीरियड यूज करते हैं या फुल स्टॉप यूज करते हैं। यूके इज यूएनओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन, यूके इज अ बिग कंट्री, या माय सीनियर ऑफिसर इज इन द ऑफिस, ठीक है, तो इन सब में हम क्या करते हैं फुल स्टॉप यूज करते हैं।
फर्स्ट एज अ सेंटेंस एंडर, देन अब्रिविएशन में भी हम इसको यूज करते हैं। रीड कर लें पीरियड को, अगर कोई बात पूछनी हो तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क पे चलते हैं। यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन व्हेन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस जब हम इसको यूज करते हैं तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन डिड ही लीव फॉर द मार्केट, वो मार्केट के लिए कब निकला। तो ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, और उसके एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। और एग्जांपल लाइक एम आई टीचिंग यू, और डू यू अंडरस्टैंड इट, आर यू लिसनिंग टू मी। ये सब क्वेश्चन और उनके आंसर हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। Then we have the exclamation point, the exclamation mark. It is used when a person wants to express a sudden outcry or add emphasis. Basically sudden emotions के लिए यूज किया जाता है ये, या फिर emphasis के लिए, sudden feelings and emotions। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज। ठीक है, या हुर्रा आई पास द एएफसी। तो इन सब में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। अलास ही लॉस्ट हिज बुक, ओ व्हाट अ हैवी रेन। ठीक है, इस तरह के सडन इमोशंस या फीलिंग्स, या टू एम्फसाइज द पॉइंट माय चिल्ड्रन एक्सपेंसेस मेक मी क्यूरियस। अब किसी पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बेसिकली यही एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज करते हैं। या द हाई प्राइस इज अनबेरेबल, माय स्टूडेंट यू शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ पे वर्क हार्ड, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसिव के बारे में या हाई प्राइसेस के अनबेरेबल होने को एम्फसाइज किया गया। तो इन सब के एंड में हमने क्या किया, बेसिकली एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज किया। इन दोनों को देख लें आप।
Next we have comma, semicolon and colon. फर्स्ट कॉमा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज। ठीक है, कॉमा को बेसिकली हम किसी भी सेंटेंस में या टेक्स्ट में एक शॉर्ट पॉज देने के लिए, छोटा सा वक्फा यूज देने के लिए कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर 1, टू सेपरेट सीरीज ऑफ वर्ड्स इन सेम कंस्ट्रक्शन। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी कंस्ट्रक्शन सेम और बेसिकली ये है, उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली मेड एन अलायंस। ठीक है, तो अब ये सारे कंट्रीज के नेम्स है, तो उनके दरमियान हम कॉमा यूज कर देंगे। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड पेशावर आर बिग सिटीज। अब लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद ये सारे बिग सिटीज के नेम है। ठीक है, तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज कर रहे हैं। ही लॉस्ट मनी, वेल्थ, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो मनी, वेल्थ, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स, इसको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज किया, क्योंकि इन सब एग्जांपल्स की कंस्ट्रक्शन बेसिकली सेम है, तो उनको हम सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज कर रहे हैं। इट वाज लॉन्ग, डल, क्लाउडी एंड अ बोरिंग डे। अब ये दिन के, ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं एक दिन की, तो सबकी कंस्ट्रक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे भी हमने कॉमा यूज किया। द रिवर, लेक, ओशन, सी एंड वेल्थ, ये वाटर, ये सब वाटर के सोर्सेज है। तो ही राइट हिज एक्सरसाइज नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। ठीक है, तो ये उस एक्सरसाइज करने के वेज एंड नीटली, क्विकली एंड करेक्टली, तो इसके लिए भी हमने कॉमा यूज किया। Then we have to separate each pair of words connected by and. कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं दैट आर कनेक्टेड बाय एंड। ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही शुड बी डिवोट एंड हम्बल, चीयरफुल एंड सीरीन। तो डिवोट एंड हम्बल ये एक फ्रेज है हमारे पास, और चीयरफुल एंड सीरीन ये दूसरा फ्रेज है। तो इनको सेपरेट करने के लिए भी हमने क्या किया, कॉमा यूज किया। सिमिलरली, हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश मस्ट ऑल डाई। तो ये सब फ्रेजेस है, इनके दरमियान भी हमने कॉमा की सेपरेशन डाली है। The stars, the stars and suns, the moon and planets, the earth and sky, etc. are blessings। ठीक है, तो इन सब एंटिटीज को बेसिकली ये सब फ्रेजेस हैं, इनको भी कॉमा से ही सेपरेट किया गया। विजडम एंड नॉलेज, एयर एंड लाइफ, वाटर एंड फूड आर नेसेसरी फॉर लाइफ। तो या तो हम सेम कंस्ट्रक्शन के सीरीज ऑफ वर्ड्स हो उसके लिए, या फिर ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड, यानी फ्रेजेस हो, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स, तो उनको भी कॉमा से हम सेपरेट करते हैं। देन वी यूज आफ्टर नाउन इन अपोजिशन। कोई भी अपोजिटिव नाउन हो तो उनके दरमियान हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वसीम, आवर कैप्टन प्लेड वेल। अब वसीम, ठीक है, ये नाउन है, आवर कैप्टन, तो कैप्टन भी नाउन है, और ये वसीम को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, तो ये अपोजिटिव नाउन कहलाता है, नाउन ऑफ अपोजिशन कहलाता है। तो इसमें भी हम कॉमा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान, माय कंट्री इज ब्यूटीफुल। तो पाकिस्तान मेरा कंट्री जो है, इट इज ब्यूटीफुल। या अहमद, माय फ्रेंड, ऑलवेज हेल्प्स मी। तो इनमें कॉमा यूज किया। या सईद, माय फ्रेंड, टीच मी। नवीद, आवर टीचर गाइड्स वेल। तो इन सब में ये बेसिकली ये 3 यूजेस हैं कॉमा के। उसको आप लोग देख लें, अगर कोई समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं कह रहा हूँ आई थिंक इज दैट इनफ फॉर टुडे, बिकॉज 1:30 पे जो है ना सेकंड क्लास स्टार्ट हो जानी है, और 10-15 मिनट का मिल जाए नमाज के लिए, तो नमाज भी पढ़नी है। चलो ठीक है, हम असाइन कर देते हैं। अ, अच्छा, तो बस बारी बारी रीड कर दें, ये रीड करके